हाँ जी बच्चे पार्टी। ऑटोक्रेसी, क्या भारत में तानाशाही है? आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैं विपिन आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 18 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड नंबर 18 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है आपके सामने कू, COUP, कू। लेट मी टेल यू बच्चों, यहाँ पे P यानी कि प साइलेंट होता है, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन है कू। रेफरेंस क्या लिखा है? द कंट्री हैज फेस्ड मिलिट्री कूज विच हैव स्प्रंग अप मिलिट्री डिक्टेटर्स सच एज अयूब खान, जियाउल हक एंड डैश डैश डैश। यानी यहाँ पे आई बिलीव नाम होना चाहिए परवेज़ मुशर्रफ का, और ये बात हो रही है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। और इन दोनों के अलावा परवेज़ मुशर्रफ ने ही यहाँ पे मिलिट्री कू कंडक्ट किया था पाकिस्तान में। क्या होता है कू? अ सडन वायलेंट एंड इलीगल सीजर ऑफ पावर फ्रॉम अ गवर्नमेंट। यानी सडन यानी अचानक से, वायलेंट यानी उन्मादी, इलीगल यानी जो लीगल ना हो। क्या चीज़? सीजर यानी कब्जा कर लेना, छीन लेना किसी चीज़ को, किसी पावर को। फ्रॉम अ गवर्नमेंट यानी वहाँ पे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को हटा के आप खुद शासन करने लग जाएं, तब बोला जाता है कि आपने कू कंडक्ट किया। तालिबान, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तालिबानों ने क्या किया? भीड़ लेके पहुंचे और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया, तख्ता पलट कर दिया, हटा के अपना ही लीडर बाहर आया तालिबान का, और वो आज शासन कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कू को कंडक्ट किया गया। और ये जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे पैसेज के रेफरेंस में, यहाँ पे मिलिट्री कूज की बात हो रही है। यहाँ पे मिलिट्री जाएगी और वो तख्ता पलट करेगी, जो कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। अब ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसमें भी आप देखें टैंक है और मिलिट्री पर्सनल हैं, टैंक के ऊपर ऑफिसर्स, नीचे सोल्जर्स, और यहाँ पे आपको भीड़ भी दिख रही है। यानी भीड़ का भी सपोर्ट है इस कू में, यानी भीड़ भी रेबल कर रही है, विद्रोह कर रही है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ। वो भी चाहती है कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हटे और मिलिट्री जाके शासन करे। सो ये एग्जाम्पल है मिलिट्री कू का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब डिस्कस करते हैं, हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। द आर्मी हैड पुल्ड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कूज ऑफ द पास्ट डेकेड। अभी किसी आर्मी की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है कि उसने सक्सेसफुली कंडक्ट किया मिलिट्री कू को ऑफ द पास्ट डेकेड, यानी पिछले दशक की बात कर रहे हैं। तो सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जस्ट अ बिट बच्चों। हेलो, हाँ जी शुभम जी। अच्छा जी, जी ठीक, एक काम कर सकते हैं, आप देवांश सर को एक मैसेज ड्रॉप कर दें। ओके ओके ओके। हाँ जी बच्चों, सो द सेकंड सेंटेंस इज सिंस द कू द कंट्री हैज सीन अ सिग्निफिकेंट स्पाइक इन वायलेंस। कू जब से हुआ तो कंट्री में वायलेंस बढ़ गया। सो बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग द कू द कंट्री एक्सपीरियंस अ पीरियड ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। नो, जब कंट्री में कू कंडक्ट हो रहा है तो वहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी कैसे हो सकती है? ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। द फेल्ड कू अटेम्प्ट लेड टू सीवियर रिपरकशंस फॉर द रेबल्स। अटेम्प्ट जो किया कू कंडक्ट करने का वो फेल हो गया, और जो उसमें रेबल्स थे यानी विद्रोही जो थे उनको सीरियस रिपरकशंस यानी दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव झेलने पड़े, जेल हो गई उनको या फांसी पे लटका दिया गया, जो भी किया गया। सो यहाँ पे ये सेंटेंस भी करेक्ट है बिल्कुल। हमें अपना इनकरेक्ट सेंटेंस ऑलरेडी मिल चुका है विच वॉज द थर्ड वन। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कू का कॉन्टेक्स्ट। अब डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। ओवरथ्रो, पलट देना, और खास करके गवर्नमेंट पलटने की बात हो रही है। रेबेलियन, विद्रोह, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। रिवोल्ट भी पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। अब एंटोनिम्स की बात करते हो। रिस्टोरेशन यानी जो है उसी को बना के रखना। लॉयलिस्ट मूवमेंट, लॉयलिस्ट आप लॉयल होते हैं जब आप जो गवर्नमेंट होती है, जो शासन होता है उसके प्रति आप वफादार होते हैं तो आपको लॉयल बोला जाता है। सो लॉयलिस्ट मूवमेंट इसका ऑपोजिट हो सकता है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी ब्रेक डाउन करें, हमने ऑलरेडी आई बिलीव ऑटो कल ही पढ़ा है। ऑटो का मतलब सेल्फ, क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट। सो ऑटोक्रेसी सेल्फ गवर्नमेंट यानी अपना शासन, अपना ही शासन चलाना, खुद का, किसी और का कोई ओपिनियन ना मानना, अपने थॉट प्रोसेस में जो भी आपके बिलीफ हैं उसके बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, और जितने बाकी लोग हैं सबको अनसुना कर रहे हैं, डिसेंट को दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, तो बोला जाता है कि वो
कैसी गवर्नमेंट है? ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ऑटोक्रेसी है वहाँ पे। चलिए रेफरेंस क्या है? टू लेजिटिमाइज अ मिलिट्री ऑटोक्रेसी। ओके, मीनिंग क्या लिखा है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जहाँ केवल एक व्यक्ति है जो अपने डिसीजंस ले रहा है विद एब्सोल्यूट पावर, सारी पावर उसने अपने पास रखी हुई है, उसको बोला जाएगा ऑटोक्रेट। क्लियर है? परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है हिटलर, जिनको जाना जाता है क्योंकि ये डिक्टेटर रहे थे। डिक्टेटर एंड ऑटोक्रेट दोनों सिनोनिमस हैं, और यहाँ मतलब ये होता है कि आप किसी भी सामने वाले का कोई दूसरा ओपिनियन अगर है तो आप उसको सुनना पसंद नहीं करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने अकॉर्डिंग सरकार चलाना चाहते हैं या चलाते हैं तो बोला जाता है कि आप डिक्टेटर हैं या ऑटोक्रेटिक हैं। ठीक है, सो ये आपके सामने एग्जाम्पल था। अब ये एक और एग्जाम्पल है, ये बहुत ही अच्छी मूवी है डिक्टेटर, बहुत फेमस मूवी है एंड कॉमेडी है। कॉमेडी में एक तरीके से सटाया है डिक्टेटरशिप के ऊपर। अब यहाँ पे ये जो सीन था, ये बहुत फेमस सीन है। जो इस मूवी के प्रोटैगनिस्ट हैं, जो मेन जो कैरेक्टर हैं, वो इस सीन में क्या करते हैं, एक रेस में पार्टिसिपेशन दिखाया गया है। अब इनके हाथ में गन है, और जब ये रेस आगे प्रोसीड होती है तो ये जो बाकी और कैंडिडेट्स दौड़ रहे हैं उनके ऊपर गन से फायर कर देते हैं, किसी की टांग में मार देते हैं गोली, और किसी को डरा के बैठा देते हैं, और इवन लाइनमैन जो है उसको भी गोली मार देते हैं। और जो फिनिशिंग लाइन जो होती है उसमें जो एक रिबन होता है, वो बंदे दौड़ के खुद आ जाते हैं इनके पास, यानी सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होगा, रेस मेरे अकॉर्डिंग होगी और मैं ही जीतूंगा। सो डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो यहाँ पे इसका मीनिंग। चलिए डिस्कस करते हैं, हमारे पास है 4 एग्जांपल्स। द कंट्री हैज़ बीन अंडर ऑटोक्रेसी फॉर डेकेड्स विद पावर कॉन्सेंट्रेटेड इन वन रूलर। बिल्कुल सही है, एक ही रूलर में सारी पावर निहित है। इन एन ऑटोक्रेसी डिसेंट इज ऑफन सप्रेस्ड टू मेंटेन कंट्रोल। डिसेंट यानी कि कोई आपके खिलाफ अगर बोलता है तो उसको सप्रेस किया जाता है, क्या करने के लिए? कंट्रोल मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल सही है। द क्वीन ट्रांसफर्ड ऑल पावर टू हर सन इन लॉ हु नाउ रन्स द कंट्री एज एन ऑटोक्रेसी। क्वीन ने पूरी पावर अपने सन इन लॉ को दे दी और अब वो एक ऑटोक्रेसी रन कर रहा है। बिल्कुल सही है। द शिफ्ट फ्रॉम अ डेमोक्रेसी टू एन ऑटोक्रेसी वॉज मार्क्ड बाय द कॉमन पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंट्रीज इलेक्शन। नो, ऑटोक्रेसी में कॉमन पीपल का कोई रोल नहीं है, डेमोक्रेसी में होता है, जैसे कि हमारी कंट्री में। यहाँ पे ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। आई होप आपको ऑटोक्रेसी वर्ड का मीनिंग पूरी तरीके से समझ में आ गया हो। सिनोनिम्स की बात करें तो डिक्टेटरशिप, टिरेनी। टिरेनी वर्ड में ये जो नाउन है इसी से एक और वर्ड है टायरेंट। टिरेनी बोला जाता है जब हम गवर्नमेंट की बात करें, और उसी से जो शासक निकला उसको बोलते हैं टायरेंट। बहुत ही क्रूर शासक जो सिर्फ अपनी चलाए, अपने डिसीजंस ले और खास करके क्रूअल डिसीजंस ले, उसको हम बोलते हैं टायरेंट। डेस्पोटिज्म, ये भी सिनोनिम है इसका, डिक्टेटरशिप का। और एंटोनिम्स की बात करें तो डेमोक्रेसी, यहाँ पे लोगों का शासन होता है। रिपब्लिक, लोगों का शासन होता है, लोग चुन के भेजते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में, असेंबली में, और वो गवर्न करते हैं उस पॉपुलेशन को। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया हो पूरी तरीके से ऑटोक्रेसी। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने पेरिल। रेफरेंस क्या लिखा है? स्टेट फेसिंग ग्रेव एंड इमिनेंट पेरिल। ग्रेव गंभीर, और इमिनेंट जो बस होने ही वाला है, यानी निकटस्थ, बहुत पास में जो होने ही वाला है, उसको बोलते हैं इमिनेंट। डेंजर की कॉन्टेक्स्ट में आता है। अगर आप ऐसी सड़क पे जा रहे हैं जहाँ पे काम चल रहा है और वहाँ जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं, और आप तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, तो ये एक आपके लिए इमिनेंट डेंजरस सिचुएशन है कि आप एक्सीडेंट कर लेंगे। इमिनेंट, हाँ, बहुत पास में कुछ होने वाला हो, घटित होने वाला हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। मीनिंग सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर। सीरियस गंभीर, और इमीडिएट जो होने ही वाला है खतरा, रिस्की बहुत ज़्यादा हो, उसको हम बोलते हैं पेरिल। अब ये देखिए, ये एक हाई राइज बिल्डिंग है। इसमें जो वर्कर्स होते हैं, जो ग्लास, ये जो बाहर ग्लास के विंडोज़ हैं, इनको साफ़ करने का काम करते हैं। ये जो जॉब है, जो नेचर ऑफ वर्क है, ये कैसा है? पेरिलस है। पेरिल नाउन से वर्ड बना पेरिलस, यानी ऐसे काम जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जो रिस्की होते हैं, उनको हम बोलते हैं। और ये इनकी जो लाइफ है कैसी है? पेरिलस है, रिस्की काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कभी भी गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। अब चोट तो नहीं लगेगी, यहाँ से तो मर ही जाएगा आदमी जब इतनी ऊपर से गिरेगा तो। सो डेंजरस, पेरिल, समझ में आ गया। और एक और एग्जांपल है हमारे सामने, ये आप देख रहे हैं, बेसिकली वेस्ट रिसाइकलिंग को लेके ये इमेज शोकेस कर रही है चीज़ों को। अब यहाँ देखें, सब कुछ कूड़ा पड़ा हुआ है, गार्बेज पड़ा हुआ है। अब अगर हम वेस्ट रिसाइकलिंग की बात करें, जो मैनेजमेंट है
उसमें आप देखें जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, गार्बेज को इकट्ठा करके एक साइट पे लेके जाया जाता है। हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ जो रैक पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, वो सेफ्टी मेजर्स तो यूज़ ही नहीं करते। बहुत छोटे छोटे बच्चे ये काम कर रहे होते हैं। अब सोचिए कि उस गार्बेज में कांच की कुछ नुकीली चीज़ें हों, या जब गार्बेज जैसे इकट्ठा होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैस, टॉक्सिक गैस इकट्ठी हो जाती है, और कूड़े के ढेर में हाथ डाला बिना ग्लव्स के, सेफ्टी ग्लव्स के, चोट लग गई या आँखों में कुछ चला गया। सो कितना रिस्की है, हाँ, ये जो काम है कितना रिस्की है, पेरिलस है। ये जॉब भी कैसी है, पेरिलस है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए डिस्कस करते हैं। 4 एग्जांपल्स हैं। द एक्सप्लोरर्स फेस्ड ग्रेट पेरिल एज दे नेविगेटेड द ट्रिचरस टेरेन। टेरेन खाई को बोल सकते हैं आप, उसमें से होके गुजर रहे हैं एक्सप्लोरर्स, तो उनके लिए कैसा है, ये बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। तो ये सेंटेंस सही है पूरी तरीके से। द इकोनॉमिक क्राइसिस पुट मैनी स्मॉल बिजनेसेस इन पेरिल। इकोनॉमिक क्राइसिस हुई और बहुत सारे बिजनेसेस को पेरिल में लेकर आ गई। ये इकोनॉमिक क्राइसिस यानी खतरे में लेकर आ गई, रिस्क में लेकर आ गई, बिल्कुल सही है। हर हेरोइक एक्शन सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम पेरिल, बिल्कुल सही है। उसने ऐसा बेहतरीन काम किया, जाबाजी वाला काम किया, जिससे बच्चे की जान बच गई, खतरे से वो बाहर निकल आया। सो बिल्कुल सही है। द सेलर्स वर इन पेरिल एज द स्टॉर्म इंटेंसिफाइड थ्रेटनिंग टू कैप्साइज देयर शिप। जो तूफान था वो बढ़ा, तो सेलर्स जो थे यानी जो नाविक थे वो क्या थे, वो रिस्क में थे। एंड एज द स्टॉर्म इंटेंसिफाइड यानी जैसे ही वो बढ़ा, थ्रेटनिंग टू कैप्साइज देयर शिप, बिल्कुल सही है सेंटेंस। इसमें भी मुझे कोई एरर नज़र नहीं आ रही है। सो आई बिलीव सारे सेंटेंसेस यहाँ पे करेक्ट हैं। सो ऑल आर करेक्ट, वुड बी द करेक्ट आंसर और विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो पेरिल आपको समझ में आ गया हो। डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। जेपर्डी, जेपर्डी हमने अभी पढ़ा था किसी लेक्चर में। एक इमेज मैंने शो की थी जहाँ पे कुछ बच्चे रेलवे ट्रैक पे बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे। सो दे वर एक्चुअली जेपर्डाइजिंग देमसेल्व्स, यानी कि अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहे थे, जोखिम में डालना, जेपर्डी। रिस्क बताइए आपको, हैजर्ड खतरनाक कुछ हो, हैजर्डस सब्सटेंसेस होते हैं, हाँ, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, खतरनाक, नुकसानदायक, हैजर्डस मटेरियल। ठीक है, एंड हैजर्ड से मुझे याद आया, गाड़ियों में, कार्स में हैजर्ड लाइट्स होती हैं। जैसे आप जब कहीं फंस जाते हैं, मान लीजिए मेन रोड पे, हाईवे पे आपकी गाड़ी कुछ डैमेज हो गई या वो ख़राब हो गई, सो आप हैजर्ड लाइट्स ऑन कर देते हैं जो दोनों तरफ ब्लिंक करती है। इससे पता चल जाता है पीछे जो गाड़ियाँ आ रही होती है कि इस गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, तो इससे थोड़ा सा दूर हट के अपनी गाड़ी निकाल के लेके जाएँ। ठीक है, दोनों तरफ के इंडिकेटर साथ में जल रहे होते हैं, बुझ रहे होते हैं। सो हैजर्ड्स लाइट्स, सो खतरे का संकेत देने वाली लाइट्स। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, सर्टेनिटी, निश्चितता, तो ये बिल्कुल सही है सारे सेंटेंस, सारे वर्ड्स एंटोनिम्स के तौर पे पेरिल के। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज एजुकेट। एजुकेट में डी साइलेंट होता है। रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वॉज कॉल्ड अपॉन टू एजुकेट। कॉल्ड अपॉन, फॉर्मली इन्वाइट किया जाना किसी को, फॉर्मली इन्वाइट करने को बोलते हैं कॉल अपॉन, बुलाया गया। ठीक है, और मीनिंग क्या है, टू मेक अ फॉर्मल जजमेंट और डिसीजन रिगार्डिंग अ प्रॉब्लम और डिस्प्यूटेड मैटर, यानी किसी जहाँ बहस हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, ऐसे जगह पे डिसीजन होना हो या उसको सुलटाना हो। हाँ, मुंबईया भाषा में बात करें तो सुलटाना हो, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे जो जजमेंट दी जाती है, जो डिसीजन दिया जाता है, उसको बोलते हैं एजुकेट। और एक और कॉन्टेक्स्ट होता है जहाँ पे बीच बचाव करना हो, दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट चल रही हैं, और वहाँ पे आप आर्बिट्रेट कर रहे हैं, बीच बचाव कर रहे हैं, बीच बचाव करने वाला रोल प्ले कर रहे हैं, आर्बिट्रेटर हैं आप, तो भी बोला जाता है आप क्या कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। समझ में आया ये कॉन्टेक्स्ट? चलिए डिस्कस करते हैं। आप देखिए, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके सामने है, ये दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, और ये जो पर्सन है दोनों के बीच में आर्बिट्रेटर या एजुकेटर का रोल प्ले कर रही हैं और दोनों को शांत करने की कोशिश कर रही हैं। सो एक कॉन्टेक्स्ट तो ये हो गया। दूसरा कॉन्टेक्स्ट, कोर्ट में जब जज या जूरी कोई डिसीजन दे रहे होते हैं किसी केस में, तो भी बोला जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। क्लियर है? दोनों कॉन्टेक्स्ट में एजुकेट वर्ड यूज होता है। चलिए अब हमारे सामने 4 एग्जांपल्स। द जज विल एजुकेट द केस फेयरली एंड इम्पार्शियली, बिल्कुल सही सेंटेंस है। द बोर्ड वॉज कॉल्ड अपॉन टू एजुकेट द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, ये आई बिलीव ये पीछे ही लिखा हुआ था, बिल्कुल सही है। द पैनल ऑफ जजेस विल एजुकेट फॉर लंच एट 12 o'clock, लंच के लिए एजुकेट करना गलत है कॉन्टेक्चुअली। द
इंटरनेशनल कोर्ट वॉज कॉल्ड अपॉन टू एजुकेट द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज। बिल्कुल सही सेंटेंस है। सो हमें हमारा गलत सेंटेंस मिल चुका है। लेट्स मूव टू द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पार्ट। देखिए मैंने अभी कई बार बोला आर्बिट्रेट बीच बचाव करना, जज डिसाइड डिसीजन लेना, उसको हम बोलते हैं एजुडिकेट करना। और एंटोनिम्स की बात करें तो इग्नोर नकार देना, ओवरलुक अनदेखी कर देना, पोस्टपोन टाल देना। तो ये हो गए इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड इज एफिकेसी। रेफरेंस क्या लिखा है? सेटिस्फाइज द टेस्ट ऑफ एफिकेसी। ओके, मीनिंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट। जो आप चाहते थे वैसा रिजल्ट निकल कर आए, तब हम बात करते हैं किसकी? एफिकेसी की। एफिकेसी का हिंदी में मीनिंग होता है प्रभावकारिता, यानी किसी चीज़ की इफेक्टिवनेस कितनी है उसको हम उसकी एफिकेसी बोलते हैं। डिस्कस करते हैं इसको भी। हमारे सामने दो ब्रांड की यहाँ पे सरदर्द की टैबलेट्स के ब्रांड्स हैं, डिस्प्रिन एंड सेरेडॉन। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपसे बताना चाहूँ तो वो ये है कि अगर जब मेरे को हेडेक होता है, बहुत सीवियर हेडेक में मैं दवाई खाता हूँ, तो जब ऐसा कुछ होता है तो अगर मैं डिस्प्रिन लेता हूँ तो डिस्प्रिन से मुझे 30 मिनट्स में आराम मिल जाता है मेरे सिर दर्द में। और वहीं जब मेरे पास ऑप्शन नहीं होता डिस्प्रिन का और सेरिडॉन ही मेरे घर पे मेरे पास, तो मुझे लग जाता है 1 आवर सेरिडॉन से अपने हेडेक में रिलीफ पाने में। तो मेरे हिसाब से डिस्प्रिन की एफिकेसी ज़्यादा है सेरिडॉन की एफिकेसी के कंपैरिजन में। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे बोलता कि डिस्प्रिन की एफिकेसी ज़्यादा है सेरिडॉन के कंपैरिजन में, तो ये गलत होता या सही होता कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। वापस बोल देता हूँ, डिस्प्रिन की एफिकेसी ज़्यादा है, मेरे अकॉर्डिंग डिस्प्रिन की एफिकेसी ज़्यादा है सेरिडॉन के कंपैरिजन में। क्या ये सेंटेंस सही है? फाइंड द एरर वाला यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, स्पॉट द एरर वाला, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे सही है या गलत है। और वो वाला काम भी करना है जो अभी मैं बोलूँगा, ऐसा नहीं कि उसे छोड़ दें। चलिए, अभी हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं। वी नीड टू असेस द एफिकेसी ऑफ द न्यूली लॉन्च मार्केटिंग कैंपेन। बिल्कुल सही है, हमें असेस करना है जो हमने नया मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया है उसकी एफिकेसी यानी प्रभावकारिता कितनी है। द न्यू ड्रग वॉज बैंड आफ्टर अ क्लिनिकल ट्रायल फाउंड इट्स एफिकेसी। क्लिनिकल ट्रायल से एफिकेसी का पता चला तो बैन कर दिया गया। नो, ये कुछ अजीब सा लग रहा है सेंटेंस। अभी मैं इसको दोबारा देख लूंगा, अभी तो मुझे गलत लग रहा है। द एफिकेसी ऑफ द न्यू सॉफ्टवेयर वॉज एविडेंट इन द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल सही है, उसकी एफिकेसी एविडेंट है। एविडेंट स्पष्ट, साफ साफ दिख रही है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो गई, तो जो सॉफ्टवेयर है उसकी एफिकेसी पता चल रही है। हर बिलीफ इन द एफिकेसी ऑफ नेचुरल रेमेडीज लेड हर टू चूज हर्बल ट्रीटमेंट्स ओवर कन्वेंशनल मेडिसिन। कन्वेंशनल मेडिसिन कौन सी होती है? जो रेगुलर हम एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं। अब उसका बिलीफ जो है नेचुरल रेमेडीज़ यानी जो आयुर्वेद की बात हो वहाँ पे घर के जो नुस्खे होते हैं उनकी बात हो रही है। सो हर बिलीफ इन द एफिकेसी ऑफ नेचुरल रेमेडीज लेड हर टू चूज हर्बल ट्रीटमेंट, यानी उनका जो बिलीफ है, जो मानना है, वो हर्बल ट्रीटमेंट्स की तरफ जाती हैं कन्वेंशनल मेडिसिन के कंपैरिजन में। यानी कन्वेंशनल मेडिसिन उनको इतना समझ में नहीं आता। उनका मानना है कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचुरल हमारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनसे हम बेहतर तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। क्लियर है? चलिए डिस्कस करते हैं। तो मैं बता रहा था, हाँ हमारा ये सेंटेंस गलत है। चलिए अब हम बात करते हैं सिनोनिम्स की। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, पोटेंसी। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आपको पता ही है। पोटेंसी का मतलब होता है ताकत। और एंटोनिम्स की बात करें तो इनइफेक्टिवनेस अप्रभावकारिता, इनएफिशिएंसी, इम्पोर्टेंस दुर्बलता। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। चलिए दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, आपने लेक्चर देख लिया, वर्ड समझ लिए, हर वर्ड पे अपना खुद का सेंटेंस लिखना है आपको, और वो जो सेंटेंसेस का आपका कॉम्बिनेशन बने उसको एज कमेंट ड्रॉप कर देना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। दूसरा काम, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज माई यूजर नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट इस यूजर नेम पे अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट शेयर करें। आई शेयर द टेलीग्राम ग्रुप इनवाइट लिंक। प्लीज़ ग्रुप ज्वाइन करें बिकॉज असली डिस्कशन वहीं पर हो रहा है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा वोकैबुलरी का। लेक्चर देखने के बाद 1 से 2 घंटे का ब्रेक लेना है। उसके बाद जाना है आपको स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे, वहाँ पे जाके आपको अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 18। पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करने के बाद आपको रिजल्ट स्क्रीन पे जाके अपनी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल
इन दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेने हैं और ड्रॉप कर देने हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। दैट्स इट। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।